करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी का कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम को शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हैं। श्रीमती प्रवृत्ति परिडा, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा की, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। May I request the photographers to be kindly be seated. श्री नीलू शर्मा जी, हमारे चेयरमैन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विशेष अतिथिगण का यहाँ पर मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। विनीत त्यागी जी, ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी और को चेयरमैन कन्वेंशन, श्री राजीव मेहरा जी, इमीडिएट पास प्रेसिडेंट, श्री जे के मोहंती, चेयरमैन आईओटो ईस्टर्न रीजन, श्री गगन सारंगी, चेयरमैन आईओटो ओडिशा चैप्टर और को चेयरमैन कन्वेंशन। देवी सज्जनों, अपनी भारतीय परंपरा by invoking the blessings of the supreme power, इस पवित्र पावन भूमि पुरी में यहाँ पर जहाँ है जगन्नाथ ईश्वर की भूमि में, और उनकी स्तुति वंदना के साथ, आशीर्वाद के साथ हमारे सम्मेलन का शुभारंभ मंच पर श्री अजय जैन और श्री बलवंत सिंह जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ इस शुभ परंपरा में हमारे साथ शामिल हैं। उड़ीसा सरकार की सम्मानीय उप मुख्यमंत्री और जिनके सशक्त कंधों पर उड़ीसा के टूरिज्म सेक्टर को एक चुनौती के साथ में कि देश के इस बदलते हुए परिदृश्य में उड़ीसा देश के टूरिज्म मानचित्र पर अपनी एक सशक्त पहचान बना सके, ऐसी जिम्मेदारी है मेरी छोटी बहन श्रीमती प्रवृत्ति परिडा जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा जी, भारत सरकार के अवर सचिव और डायरेक्टर जनरल टूरिज्म श्री सुमन बिरला जी, प्रेसिडेंट आर्टा श्री रवि गोसाई जी, मंच पर उपस्थित कन्वीनर ऑफ द कॉन्फ्रेंस आदरणीय श्री संजय राजदान जी एंड हिज डेप्यूटीज, द लीजेंडरी पास्ट प्रेसिडेंट, द हैवीवेट माय डियर फ्रेंड श्री राजीव मेहरा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने सभागार में उपस्थित उड़ीसा सरकार के सम्मानित पर्यटन सचिव श्री बलवंत सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित टूरिज्म परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं परिवार का मुखिया होने के नाते आप सबका हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो कोई संस्थान 40 साल तक या उससे भी ज्यादा समय तक निरंतर किसी एक सेक्टर को बढ़ाने के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए सेक्टर के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस तरह की कन्वेंशन आयोजित करे, जिसको एक साझा विचार मंच के रूप में लिया जाए। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत बड़े कमिटमेंट के कारण या उसके चलते हुए ऐसा हो सकना संभव है। आज हम सब पुरी की ऐतिहासिक धरती पर एकत्रित हुए, जो न केवल धर्म की नगरी है अपितु
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संपन्न सांस्कृतिक धरोहर वाले इस उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी। एक तरफ जहां भगवान जगन्नाथ की यह धरती भारत की आस्था और विरासत का जीवंत प्रतीक है, वहां भारत की समृद्ध कला और संस्कृति के सभी अंग और उपांग की एक बड़ी परिचायक भी है। आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होना मेरे लिए निश्चित रूप से अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है। आयटा का ये मंच जहां प्रतिवर्ष हम सब लोग एक साथ एकत्रित आते हैं, ये दशकों से भारत के पर्यटन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण मंच रहा है, जहां हम सब मिलकर के विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और आने वाले वर्ष के लिए दिशा तय करते हैं। सेक्टर के लिए निश्चित रूप से यह मंच महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ में देश और प्रदेश की सरकारों में पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और पॉलिसी प्लानर्स के लिए भी निश्चित रूप से इस मंच से उठी हुई आवाज या इस मंच से निकली हुई आवाज एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए उड़ीसा सरकार का, सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, निसंदेह जैसा मैंने कहा कि आयटा का वार्षिक सम्मेलन भारतीय पर्यटन का एक अग्रणी मंच है और इस मंच पर न केवल यात्रियों को सीधा सेवा देने वाले या उनके साथ में डायरेक्ट इंटरफेस के रूप में काम करने वाले टूर ऑपरेटर्स जुड़ते हैं, अपितु होटेलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स सभी साथ आकर के हॉलिस्टिकली इस सेक्टर को दिशा और इसकी दशा परिवर्तित करने के लिए काम करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी हमेशा इन कॉन्फ्रेंसेस में, इन कन्वेंशंस में आकर के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी भी इस कन्वेंशन में आकर के इस मंच पर साझा होने वाले विचारों से ज्ञान प्राप्त करके, दिशा प्राप्त करके आगे इस सेक्टर को विकसित करने की दिशा में स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के काम कर पाते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1982 से लेकर के आज तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भारत के पर्यटक उद्योग को आज जिस ऊंचाई पर पर्यटन उद्योग पहुंचा है, इस ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़े योगदान का कारक रहा है। आज भारतीय पर्यटन उद्योग की एक मजबूत आवाज के रूप में उभरा हुआ ये संगठन और ये मंच लगभग 2000 से ज्यादा सदस्यों के साथ में एक भारत को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आयटा न केवल एक संस्था है, अब तो इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टूरिज्म सेक्टर, जो भारत की समृद्ध विरासत, भारत की विविधता और भारत की संस्कृति को दुनिया के दरवाजे तक ले जा करके, दूर दूर स्थान तक ले जा करके इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए न केवल एक्सेसिबिलिटी अपितु सिक्योरिटी, उनके लिए श्रेष्ठ अनुभव, द ग्रेट एक्सपीरियंसेस को सुनिश्चित करने का काम करता है। निश्चित रूप से यह संगठन की वर्षों की तपस्या, इनकी समर्पण और दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज पूरे गर्व के साथ में विश्व के पर्यटन मानचित्र पर भारत एक चमकते हुए सितारे के रूप में मौजूद है। मित्रों, आज भारत की पहचान निश्चित रूप से इनबाउंड डेस्टिनेशन के रूप में पहले से कहीं बेहतर हो रही है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से भारत का परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरह से भारत में आर्थिक संपन्नता आ रही है, न केवल भारत में इनबाउंड टूरिज्म का एक सुनहरा भविष्य मुझे दिखाई देता है, अभी तो इसके साथ साथ में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं सृजित होती हुई हम सब देख सकते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी सांस्कृतिक विविधता को और इसके साथ साथ में भारत की भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य को, भारत के एक सुदीर्घ इतिहास और इतिहास की परंपराओं को
विश्व स्तरीय आतिथ्य के हमारी क्षमता और कैपेबिलिटीज के माध्यम से लोगों तक ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत है। भारत की यह विविधता और विविधता की ताकत, जैसा सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें विश्व में एक अलग पहचान तो प्रदान करती है, लेकिन साथ साथ में हम भारतीयों के डीएनए में बसा हुआ जो सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी है वो हमको दूसरों से कहीं अलग और दूसरों से कहीं सशक्तता प्रदान करता है। मित्रों, पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारें भी मिलकर के आज पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत विश्व में अपनी एक और अधिक नई पहचान और सशक्त पहचान बना सके, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आप सब ने देखा होगा, अभी जब छत्तीसगढ़ के सम्मानीय चेयरमैन बात कर रहे थे, आज से कुछ साल पहले तक भी छत्तीसगढ़ का जब चर्चा होती थी या बस्तर की जब चर्चा होती थी, अभी 2 दिन पहले मुझे आपके माननीय मंत्री मिलने आए थे, वो मुझे जब बस्तर की बात कर रहे थे कि वैसा बस्तर में टूरिज्म को लेकर के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि बस्तर का जब नाम आता है तो लोगों की रूह कांप जाती है, उनको नक्सलिज्म के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से बदली कि आज देश के हर कोने जहां कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि वहां भी कभी टूरिज्म होगा, क्योंकि जब देश में टूरिज्म की बात होती थी तब पहले उत्तर प्रदेश में ताजमहल, राजस्थान में रणथंभौर, जैसलमेर, जयपुर और उसके बाद में निकल करके दिल्ली, बस इसके बीच में सारा टूरिज्म सिमट करके रह जाता है। लेकिन आज जिस तरह का कंपटीशन देश के अन्य प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ से लेकर के सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक और दूसरी तरफ गुजरात से लेकर के दक्षिण भारत, देश के हर एक राज्य में टूरिज्म की संभावनाओं के दोहन को लेकर के जिस तरह से काम हो रहा है, निश्चित रूप से भारत के उज्जवल भविष्य को हम सबको दिखाता है। हमारा ध्यान पहले पर्यटन स्थलों को लेकर के केवल मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के इर्द गिर्द हुआ करता। भारत में टूरिज्म की जब बात आती थी, या तो धार्मिक स्थलों तक टूरिज्म सीमित था या हमारे ऐतिहासिक इमारतों तक टूरिज्म सीमित था। लेकिन जैसे जैसे पर्यटन की परिभाषा और पर्यटन का दायरा विस्तृत हुआ है, वैसे वैसे भारत में संभावनाओं का दायरा भी उसी गति के साथ में विकसित और विस्तृत होता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। आज टूरिज्म के सारे नए वर्टिकल्स में भी भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर के उभर रहा है, चाहे वो माइस टूरिज्म हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ पर्यटन हो या अन्य कोई भी क्षेत्र। जिन क्षेत्रों की हम कल्पना कर सकते हैं, उन सब के क्षेत्रों में भारत एक बड़े प्लेयर के रूप में या तो अपने आप को स्थापित कर रहा है, कर चुका है, या उस दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ जुड़ करके उनका सहयोग और उन्हें एक सटीक दिशा और रणनीति बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले वर्षों में भारत सरकार ने जिस तरह के प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए, उसके परिणाम आज हम सबको दिखाई देने लगे। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से गति के साथ में काम हुआ, जिस तरह से रोड नेटवर्क बना, जिस तरह से रेलवे नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ, हवाई जहाज की बात अभी जब उड़ीसा की बात कर रहे थे तब आदरणीय मोहंती साहब कह रहे थे कि पहले 32 फ्लाइट 30 फ्लाइट आती थी, आज 62 फ्लाइट आने लगी। मोहंती साहब, अभी हिंदुस्तान के एविएशन इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने जितने एयरक्राफ्ट बुक कराए, आज भारत में लगभग 1000 से कम एयरक्राफ्ट टोटल भारत के डोमेस्टिक स्काई में ऑपरेट होते हैं, जिसमें जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी हैं, प्राइवेट जेट्स भी हैं और राज्य सरकारों के सरकारी हवाई जहाज भी, वो सब मिलाकर के संख्या 1000 से कम है। लेकिन भारत के एविएशन इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर्स ने जो एयरक्राफ्ट बुक कराए, जो अगले 3 साल में डिलीवर होने वाले, वो 3000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट आने वाले। अब कल्पना करके देखिएगा कि अभी जब 1000 हवाई जहाज है तब आपकी संख्या 62 तक पहुंची है। जब 3000 हो जाएंगे तो भुवनेश्वर में कितने सारे जहाज आएंगे, आप ट्रैफिक जाम ऊपर नहीं हो जाए उसकी चिंता करिए। जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है और जिस तरह से उसके साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में जिस तरह से डिस्पेंसेबल इनकम लोगों की जेब में आने लगी, उसके कारण से हमारे पर्यटन की संभावनाएं बहुत तेजी के साथ में बढ़ी। लेकिन उस तेजी से बढ़ती हुई संभावना के साथ साथ में उसने हमारे लिए अनेक चुनौतियां भी पैदा की। आज ओवर टूरिज्म की समस्या
भारत के बहुत सारे स्थानों पर एस्टेब्लिश टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हम सब के अनुभव में संज्ञान में आ रही। इस ओवर टूरिज्म को कमतर करने के लिए, इस समस्या और इस चुनौती से पार पाने के लिए हम सबको मिलकर के, क्योंकि सरकार का प्राथमिक रूप से ये दायित्व है, हम सबको मिलकर के निश्चित रूप से नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करने और उन डेस्टिनेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करना पड़ेगा। सरकार नए डेस्टिनेशंस को क्रिएट करने और बियॉन्ड द एस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशन से टूरिज्म को ले जाने और टूरिस्ट को ले जाने के लिए लगभग सब राज्य सरकारें कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन उन सारे नए डेस्टिनेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए आप सब इस सेक्टर से जुड़े हुए सभी परिवार के सदस्यों के सहयोग की और आप सबके साथ की महती आवश्यकता है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो भारत के टूरिज्म, जैसा मैंने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए काम किया, लेकिन उसके साथ साथ में आने वाले टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो सके, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है उन डेस्टिनेशंस पर एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करके लेने के लिए टूरिस्ट एमिनिटीज और फैसिलिटीज को एनहेंस करने के लिए एक बड़ा निवेश करके काम किया। लेकिन आज भी जब मैं देखता हूँ और जब मैं टूरिज्म सेक्टर के देश और विदेश के लोगों से बात करता हूँ, स्टेक होल्डर्स से चर्चा करता हूँ, तो कई चुनौतियां मुझे दिखाई देती। बेशक हमने डेस्टिनेशंस पर, मॉन्यूमेंट्स पर, एएसआई के हमारे मॉन्यूमेंट्स पर कुछ काम किया हो, अभी कुछ और भी काम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब ओवरऑल पैरामीटर्स की जब मैं चर्चा करता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो भारत की पोजीशन आज भी इतनी सारी क्षमताओं के और संभावनाओं के होते हुए भी आज हम 35वें पायदान पर हैं, उसकी जब मैं समीक्षा करता हूँ तब संज्ञान में आता है कि ये केवल और केवल मॉन्यूमेंट्स तक हम काम करें और फैसिलिटीज को डेवलप करें, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसको एक कदम और आगे बढ़ने के लिए काम करना प्रारंभ किया। हमने राज्यों के साथ में वार्ता कर, राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारों के साथ में वार्ता कर, टूरिस्ट जब आपके कनेक्टिविटी जिस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट पर आकर के उतरता है वहां से लेकर के, या जैसे जो फर्स्ट इंटरफेस ऑफ रेलवे स्टेशन है वहां तक पहुंचता है, वहां से लेकर के उसके होटल जाने, होटल में जाने के समय टैक्सी में जाने, वहां से लेकर के वापस जिस जगह पर उसको टूरिस्ट को जाना है वहां जाने, वहां का अनुभव और वापस लौट करके आने तक का होलिस्टिक एक्सपीरियंस उसका अपलिफ्ट कैसे हो सकता है। ऐसे एस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशंस पर हम किस तरह से ओवरऑल जो है हाइजीन पर काम कर सकते हैं, टूरिस्ट सेफ्टी पर काम कर सकते हैं, टूरिस्ट को ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक मिले, इसको लेकर के वहां उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को किस तरह से हम एजुकेट करके उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम कैसे उस टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इस दिशा में हमने सोचना और काम करना प्रारंभ किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि जिस तरह से हम एक तरफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल पर काम कर रहे हैं, हमने अपने सारे जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिस्ट जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे उन सारे IHMs के साथ को लेकर के और देश की सारी होटल चेन्स के साथ में एक हमने MOU किया। पिछले साल से लेकर के अब तक उनके एजुकेशन का स्तर सुधर सके और इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर को हम ठीक से एजुकेट करके इंडस्ट्री के लिए ला करके काम कर सकें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया। इसके साथ साथ में विदेश से आने वाले सैलानी को वीजा लेने में किसी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उंगलियों पर गिन सकने वाले 4-5 देशों को छोड़ करके बाकी सब देशों के लिए भारत सरकार ने ई वीजा फैसिलिटी शुरू कर दी। और ई वीजा फैसिलिटी में आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि किसी भी देश के नागरिक को भारत आने के लिए सामान्य परिस्थितियों में कहीं कोई ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष की चुनौती हो सकती है, उसने कहीं पिछले दिनों में कोई ट्रैवल किया होगा, उसके कारण से कहीं कोई उसके सामने संकट खड़ा हो सकता है। अन्यथा सामान्य टूरिस्ट के लिए किसी भी कैटेगरी में अगर वो टूरिस्ट किसी भी कैटेगरी में एज टूरिस्ट अगर वो अपने आप को वीजा लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसके घर से बाहर निकल करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वो मोबाइल पे अपना वीजा के लिए एप्लीकेशन अपलोड करे तो 48 घंटे में भारत का वीजा उसको टूरिस्ट के रूप में मिलता है। लेकिन इसको और अधिक सरल बनाने के लिए, इस फॉर्म को और अधिक सुगम बनाने के लिए
उसको वीजा अप्लाई करने के एक्सपीरियंस को और सरल कराने के लिए, वो बनाने के लिए, उसको मल्टीलिंगुअल उस फॉर्म को बनाने के लिए भी हम सब लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से वीजा को इस तरह से फैसिलिटेट करने और लगातार बायलैटरल जो है डिस्कशंस के आधार पर देश में वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी तक पहुंचने, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भारत वीजा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, जिस तरह से भारत के पासपोर्ट की ताकत आप सबने देखा पिछले दिनों में बढ़ी है, आज 60 से ज्यादा देशों में भारत के पासपोर्ट में होल्डर को वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको एयरपोर्ट पर वीजा मिलता है। ठीक उसी तरह से भारत की इस बढ़ती हुई समृद्धि और सशक्तता के साथ हम दूसरे देशों के साथ में चर्चा करके किस तरह से भारत में आने वाले पर्यटक को भी रेसिप्रोकल फैसिलिटी दिला सकें, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उड़ान योजना के माध्यम से देश के ऐसे अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट जो टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स को भी रीइंफोर्स करने की दिशा में काम किया है। और उसके कारण से निश्चित रूप से ट्रैवल सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ी जो है वो सफलता मिली। मित्रों, जब हम एक तरफ प्रणालियों को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उस दिशा में पर्यटन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के भी सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, यहाँ होटेलियर्स भी हैं, यहाँ ट्रैवल ऑपरेटर्स भी हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी यहाँ उपस्थित। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में विकास के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। वो इन्वेस्टमेंट केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूम कीज बनाते नहीं तक सीमित न हो, क्योंकि रूम कीज बनाने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले मैं ताज होटल्स ग्रुप के CMD पुनीत चटवाल साहब के साथ में बात कर रहा। मैं उनके कार्यक्रम में गया था प्रभाते, और उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बताया कि जो पहला होटल ताज का बना था, ताजमहल पैलेस मुंबई, वो पहला होटल बन करके एक से दूसरा होटल रामबाग पैलेस तक पहुंचने में उनको 55 साल लगे, और दूसरे होटल से 100वें होटल तक पहुंचने में आगे फिर 55 साल लगे। और आज परिस्थिति यह है कि वो हर साल 50 होटल लगभग जो है नए ताज असाइन कर रहा है, ताज होटल सेंटर कर रहा है। ये भारत में इस दिशा में जो निवेश हो रहा है, और ये केवल ताज की स्टोरी नहीं, देश में जिस गति के साथ में काम हो रहा है और उसके लिए जिस तरह की फैसिलिटी की आवश्यकता थी, उस माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज भारत में जो 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस हम डेवलप करने के लिए एनलिस्ट करने वाले हैं, उनमें और उनके साथ साथ में ऐसे हर शहर में जिसकी आबादी 10 लाख से कम है, वहां अगर कोई भी होटल बनाता है तो होटल बनाने वाले व्यक्ति को जो इंडस्ट्री की वर्षों की डिमांड थी, मुझे प्रसन्नता होती है कहते हुए कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा। अभी आदरणीय नीलू शर्मा जी कह रहे थे कि उड़ीसा ने जो है वो इंडस्ट्री स्टेटस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया है। होटल में इन्वेस्टमेंट अगर करता है, होटल बनाता है, तो उसको इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है। लेकिन ये केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। आज देश के 28 प्रांतों ने, सभी ने इंडस्ट्री स्टेटस जो है वो टूरिज्म सेक्टर को दिया है। टूरिज्म सेक्टर के पोटेंशियल को आज सारे राज्य समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ में सभी इस दिशा में इस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर निवेश करने के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी अपने कर्मचारियों और उनकी क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता है। अगर भारत के टूरिज्म की USP को देखा जाए तो हमारा क्वालिटी ऑफ होटल, और जैसा मैंने कहा कि जो सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी हमारे DNA में है, उसको और अधिक ग्रो करना पड़े। वो आज भारत की टूरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी थाती है। यदि हम उसको ठीक से ग्रो कर पाए, आप दुनिया के दूसरे देशों में आप सब लोगों का जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबको मिलता हो। जब वहां जाते होंगे, अमेरिका के बेस्ट ऑफ द होटल में चले जाए या यूरोप के बेस्ट ऑफ द होटल में चले जाए, जब कमरे में से बाहर निकलते होंगे अपना सामान खुद उठा करके निकल रहे होते हैं। लेकिन भारत के होटल में जिस तरह से हम अपने मानव श्रम से, हम अपने लोग, अपनी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल से जिस तरह से लोगों को अतिथि सत्कार करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारी सबसे बड़ी थाती है। इसको और अधिक प्रोफेशनलाइज करने और इसको और अधिक एम्पावर करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ में हमको केवल निवेश
होटल बनाने में नहीं करना है, हमको निवेश ओवरऑल सेक्टर के डेवलपमेंट में हम सब लोग मिलकर के निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में टूरिज्म का पोटेंशियल जो है वो जिस तरह का दिखाई दे रहा है, हम बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले। आज भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 5 से 6% के बीच में, कुछ आंकड़े 5.3% बताते हैं, कुछ 5.6% बताते हैं। लेकिन मैं उस आंकड़ों के मायाजाल में फंसे बिना इतना अवश्य कह सकता हूं कि जितना पोटेंशियल भारत में और जिस गति के साथ में भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम इस लक्ष्य के साथ में चलें। आज हम जब यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं तो हम इनबाउंड टूरिज्म को 2030 तक रिजुविनेट करने की संकल्पना के साथ में यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन हम भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्यों को साथ लेकर के कि हम टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में 10% हो, जो ग्लोबल एवरेज के बराबर हो, उसको अचीव करने के लिए काम कर। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप सबके सामने ये बात कह सकता हूँ कि 2047 से पहले जब भारत की इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही है और जो संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि हमारी इकोनॉमी जो आज 4 ट्रिलियन की है, वो आने वाले समय में 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक बनेगी। जब 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो तब टूरिज्म की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की हो। इस संकल्प को लेकर के जो हम काम कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आप सबके सहयोग और आप सबकी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए ये कॉन्फ्रेंस सफल हो और इसमें जिन विषयों पर विचार विमर्श किया जाए, आपकी चर्चा से, आपके विचार विमर्श से, आपकी बातचीत से जो अमृत, जो नवनीत निकले, वो नवनीत हम सब के लिए उपयोगी हो। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए हम सब मिलकर के इस टूरिज्म सेक्टर को वाइब्रेंट सेक्टर बनाने के लिए, और ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये केवल इकोनॉमिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो आजकल टैरिफ वॉर चल रहा है, उस टैरिफ वॉर का अगर जवाब कहीं है तो टूरिज्म सेक्टर में। अगर हम पूरी ताकत के साथ में सब लोग जुटेंगे तो न केवल ये हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपितु एम्प्लॉयमेंट के, कृषि के बाद में सबसे बड़े जनरेट करने वाले जनरेटिंग सेक्टर के रूप में अपनी पहचान और अपना प्रभाव बना पाएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है आयोटो के मैनुअल का अनावरण करने के लिए आदरणीय श्रीमती प्रवती परिडा जी माननीय मंत्री जी को एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। आप सभी की तालियों के बीच मैं निवेदन करती हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री जो एक डंगोरिया शॉल भेंट करी है। ये डंगोरिया कोंद ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा बनाई गई है। साथ साथ एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए नवा गुंजरा, दिस इज अ यूनिक mythical creature of Mahabharata, and this is being presented. And now I would like to request our Honorable Deputy Chief Minister, Ma'am, Srimati Pravati Parida, to please address. जय जगन्नाथ। आपण समस्त को टिके जय जगन्नाथ जोर से कहवा को पड़ियो। ओडिया बुझुछन ना? जय जगन्नाथ। देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ ऐसे उड़ीसा में कहावत है कि प्रभु ने ऐसे वार्ता देने के लिए इस रूप में पुरी में है। तो आज के इस मंच पे विराजमान ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कल्चर टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत जी, चेयरमैन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड नीलू शर्मा जी, आईएएस जिसकी कैरियर से ज़्यादा टाइम टूरिज्म पे बिताए हैं, ऐसे सुमन बिला जी, आईएटीओ की प्रेसिडेंट रवि घोषाल जी, आईओटी ईस्टर्न रीजन की हमारी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर जेके महांती जी,
वाइस प्रेसिडेंट संजय राजन जी, विनय त्यागी जी, सुनील मिश्रा जी, राजीव मेहरा जी, दीपक भटनागर जी, जिसके पास IATO की ट्रेजरी है, मेरा जी कभी खाली नहीं होता। यहाँ जगन्नाथ के साथ लक्ष्मी माया भी है, आप जितने खाली करोगे उतना भर भी जाएगा। उड़ीसा चैप्टर के चेयरमैन गगन सरंगी जी, रजनीश कायस्थ जी, टूरिज्म की उड़ीसा के सेक्रेटरी बलवंत सिंह जी, टूरिज्म डायरेक्टर मानसी निमाल जी, पुरी की DM दिव्य ज्योति परिडा जी, respected dignitaries, esteemed members of IATO, distinguished guests, ladies and gentlemen, and media friends. मु सर्वप्रथमे मो भाषा ओडिया भाषा रे आपण समस्तन को ये पवित्र श्रीक्षेत्र रे ये धाम को आपण समस्तन को स्वागत करुच्ची। ये पवित्र धाम को हमें समस्त विश्वास करूं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों का आतिथ्यता हम लोगों को मिली और आप लोग भी सौभाग्यशाली हो कि प्रभु ने आपको यहाँ बुलाया है। It is my great pleasure to address this August gathering at the IATO annual convention being held in Puri, one of the holiest and most vibrant cultural centers of India. On behalf of the people of Odisha, I extend our heartfelt greetings to the members of the Indian Association of Tour Operators and express our gratitude for choosing Odisha as the venue for this important meet. Puri, the sacred land of Lord Jagannath, is not just a spiritual capital, it is a gateway to the rich, diverse and untold stories of Odisha. Our temples, our art, our classical dance forms like Odissi, Chhau or pristine beaches, the wildlife of Shimilpal and Bhitarkanika, the tribal cultures of Koraput and Kanmal all form a unique tapestry that is both timeless and waiting to be discovered. Odisha is no longer just a pilgrimage destination. It is evolving into a complete tourism experience. Tourism is not just about travel. It is about transforming communities, creating jobs, and building cultural bridges. Odisha is committed to making tourism a major pillar of its economy. Our target is 5 crore domestic और 7 लाख फॉरेन टूरिस्ट का एनुअल अराइवल यहाँ होना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है, जब 1 साल पहले हम लोग स्टेट का एक प्लानिंग कर रहे थे, मेरे सेक्रेटरी बलवंत जी यहाँ हैं, हम लोगों को ऐसे पता लगा कि भुवनेश्वर उड़ीसा मिलके 3600 रूम्स अवेलेबल कर सकते हैं और आज आप खुद 1200 कैपेसिटी का पूरी का होटल में आप लोग रुक रही हैं। मतलब हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा उड़ीसा में 25,000 होटल की शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगती है कि आज IATO की जरिया से ये शुभारंभ और आपके कॉन्फिडेंस कि उड़ीसा विल बी द बेस्ट डेस्टिनेशन इसमें शुरू हो सके। इको टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज की 15 मास्टर डेस्टिनेशन का विकास उड़ीसा करने जा रही है। वी इनवाइट द एंटायर ट्रैवल फ्रैटर्निटी
to partner with us, to create memorable experiences, to tell stories that inspire and connect, and to take Odisha globally and the form of world. Yesterday, we have signed 3 MOUs with IIT Madras, National Institute of Water Sports, Goa and Light of Buddha Dharma Foundation International. With these 3 MOUs, we are aiming to strengthen our position in adventure tourism, spiritual and cultural tourism, and preserve of our heritage. Friends, we make a strategic investment in these few years in infrastructure, from improving road, air connectivity to upgrading tourist amenities, sustainability through the ecotourism projects and heritage conservation, technology and promotion with the Orissa tourism website, and global campaigns like India's best kept secret now changed to Think India, Think Odisha. Events and festivals such as the Konark Festival, Standard Festival, International Surfing Festival, Rath Jatra, Bali Jatra or the historic Bali Jatra in Cuttack. We believe that responsible and inclusive tourism is the way forward. The Indian Association of Tour Operators have played a critical role in promoting India as a premier travel destination globally. Your efforts directly contribute to shaping the image of our country and bringing the world closer to the soil of India. I invite you to partner with Odisha more deeply. Help us to curate new circuits, spiritual, coastal, Buddhist and ecotourism and tribal circuits. Help us reach international markets where Odisha's potential is still untapped. Help us train and uplift local communities so they become stakeholders in the tourism value chain. The development of Puri as a heritage city with the Sri Mandir Parikrama project enhancing pilgrim experience, the expansion of Bhubaneswar airport and the new airport planned for Puri will become shortly. Eco-retreat festival at beach and hill locations offering luxury glamping experiences. Policy support for homestays, adventure tourism and MICE tourism. We are also working on ease of doing business in tourism so that investing in Odisha is simple and rewarding. To all our operators and travel professionals present here, I invite you to explore Odisha not just as a product but as a living experience. Take it to the world, bring the world here. Let the IATO meet the Puri mark a new chapter of collaboration, innovation and promotion of incredible India and unforgettable Odisha. I congratulate IATO and Odisha Tourism for successful organizing this prestigious event. May your deliberation be fruitful and your experience here be memorable. Bande Utkal Janani, Jai Jagannath, Jai Hind. Thank you, ma'am, for your good wishes and also highlighting the various initiatives which you are taking. हम इन कहानियों को, इन अनुभवों को जो हमारे दिल को छू जाते हैं, हम लोगों तक लेके जाएं, so that every traveler becomes a storyteller for India. Every traveler becomes the brand ambassador of India. And we are able to do it in a responsible manner so that we leave our destinations unspoiled for generations to come. And we are able to shape a Viksit Bharat, एक ऐसा भारत जहाँ पर विकास भी है, विरासत भी है, जहाँ समृद्धि भी है, संस्कृति भी है, सफाई भी है और प्रगति के साथ प्रकृति भी है.
So in these 3 days with everyone, each one of you, we reimagined and rethink tourism, how we want the world to experience India. And in this movement of rejuvenation as we begin, to welcome everyone, I would like to invite Shri Sanjay Rajdan, our Vice President and the Chairman Convention, for his welcome remarks. Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Srimati Pravati Parida ji, Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Tourism Minister of Odisha, Shri Suman Bila ji, Additional Secretary Minister of Tourism, Government of India, Shri Balwant Singh ji, Commissioner cum Secretary, Government of Odisha, Srimati Mansi Nimble, Director Tourism, Government of Odisha, Shri Neelu Sharma ji, Chairman, Chhattisgarh Tourism Board, District Commissioner Puri, Shri Ravi Gosai ji, President IATO, my dignitaries, my colleagues and dignitaries on the dais, distinguished guests, government officials from Odisha and participant states, representatives from the Ministry of Tourism, esteemed members of Indian Association of Tour Operators, industry leaders, media, friends, ladies and gentlemen. Namaskar and good evening. It's my distinct honor and privilege to welcome you all to this inaugural session of this milestone event, the 40th Annual Convention of Indian Association of Tour Operators in the spiritual and beautiful city of Puri, the sacred land of Lord Jagannath, renowned for its golden beaches, profound heritage and timeless traditions. This year, the convention is historic, bringing together over 1,200 delegates from every corner of India. We are grateful for the gracious support of all those present here to reaffirm our collective commitment to advance the tourism of India, hence the theme of this convention, Regenerate Tourism at 2030. Your presence underlines the vital role IATO has played since 1982, representing more than 2,000 members and shaping India's inbound tourism with integrity, resilience and spirit of unity. Over the next 3 days, at this beautiful Swasti Premium Resort, we will engage in thought-provoking business sessions, collaborative networking and spirited discussions aimed at tackling the challenges and harnessing the opportunities before us today as an industry. Together, we will explore innovative strategies to promote responsible and sustainable tourism, embrace digital transformation and foster inclusive growth that uplifts local communities and strengthens our economy. Special thanks to Government of Odisha and Odisha Tourism team for their unwavering support and warm hospitality. We are indeed impressed with enhancements along the Puri's stunning beach front. These efforts mirror the rich hospitality for which Odisha is acclaimed. We are truly honored by the presence of Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, your commitment to promoting India's rich heritage continues to inspire us all. We are grateful to Honorable Shri Mohan Charan Manji ji, Honorable Chief Minister of Odisha. It is with deep gratitude that we acknowledge your inspiring leadership and invaluable support. Without your vision, this convention in the sacred and vibrant city of Puri would not have been possible. Our heartfelt thanks to Srimati Pravati Parida ji, Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Tourism Minister of Odisha. Your encouragement, madam, and motivation have been a driving force behind us bringing this event to the state, and that stands proud as a front runner in India's tourism landscape.
We are privileged to welcome Shri Suman Bilaji, Additional Secretary and DG Tourism, Ministry of Tourism, Government of India. Sir, your expertise and strategic vision bring immense value to the deliberations here. A special word of appreciation for Shri Bagan Singh Ji, Commissioner cum Secretary, Tourism, Government of Odisha, Srimati Mansi Nimble, Director Tourism, Government of Odisha, and the entire team of Odisha Tourism. Your dedication reflects the state's unwavering commitment to taking tourism to greater heights. It is my privilege to extend for the media who have traveled from every corner of the country to grace this convention with their presence and enrich our deliberation with their wisdom and experience. The overwhelming response from our IATO family fills me with pride and optimism. Looking at all of you, brimming with energy, ideas and passion, I am confident that together we will not just elevate tourism in Odisha, but chart a new horizon for Indian tourism as a whole. This year's theme, Rejuvenate Inbound at 2030, is more than a slogan. It is a clarion call for all of us to recognize the immense potential of our great nation on the global tourism stage, united by a clear and ambitious vision. It signifies India's steadfast commitment to rebuild and transform inbound tourism through innovation and resilience. By 2030, our goal is to offer immersive, high-value experiences that seamlessly blend our timeless traditions with modern aspirations, inviting to discover India in its most authentic and captivating form. We inspire to attract quality travelers from around the globe, not just in greater numbers, but with the promise of a sustainable, inclusive growth that empowers local communities and safeguards our rich and natural heritage. Friends, let's embrace Rejuvenate Inbound at 2030 as a movement to lead the creativity, heart and purpose, to set new benchmarks for tourism and to reimagine as a destination India where every journey enriches both the visitor and the soul of our nation. Let us, over the course of this convention, share ideas, forge partnerships, and commit ourselves to a future where India stands tall as one of the most sought-after destinations in the world. This convention is not only a business platform, but also a celebration of our diversity, our culture, and resilience. The Indian Tourism Fair that will be inaugurated by our Honorable Minister will further provide crucial opportunities to connect with the state tourism departments and other stakeholders who have come from all over India, involving partnerships that will further shape of the future of travel in our nation. Our business sessions, the special session on Odisha tourism, and the insightful presentations from participating state governments will together present a forward-looking framework, one that meets demands for today's tourism landscape and chart the path ahead as India reopens to the world with the strength of progressive and enabling policies. To complement these discussions, we have curated 8 exclusive post-convention tours that will shine a spotlight on Odisha's most strategic and promising destinations. These are not just tours, they are live showcases designed to generate powerful on-ground marketing, catalyze momentum, and expand global awareness on Odisha's vast tourism potential. We are sure all participants who are participating in these post-convention tours will experience these sites firsthand, assess their uniqueness, and craft strategic positions in front of them and place them before the international audiences. This initiative will surely elevate Odisha's presence on the global tourism map. The run for responsible tourism, evening cultural events, and awards will add a joyful spirit to our gathering, showcasing the best of Indian hospitality. Let us use these days to learn from each other, inspire each other, and take decisive steps together and
where an era where India stands tall as a global tourism leader. I am confident that the 40th IATO Annual Convention will ignite thought-provoking discussions and challenge the creative minds of the distinguished stakeholders gathered here. Together, we will shape a comprehensive and forward-looking strategy aligned with the aspirations of Vision 2030, propelling India's tourism to greater heights of excellence. The city of Puri, the confluence of divinity, nature and culture, is a perfect backdrop for us to renew our vows to ethical service, innovation and inclusive growth. I welcome you all once again, wholeheartedly, to this grand celebration and wish the 40th IATO Annual Convention in Puri a resounding success. आप सबका दिल से स्वागत है. Thank you. जय हिंद, जय जगन्नाथ. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत संदेश के लिए highlighting welcoming all of you in the land of Lord Jagannath, which was in the ancient times also known as Utkala and Kalinga. I would like to invite Shri J.K. Mohanty, the chairman of IATO Eastern Region, a stalwart of the travel and hospitality sector. Honorable Union Minister for Culture and Tourism, Sri Gajinder Singh Shekhawat ji, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Prabhati Parida ji, Honorable Sri Neelu Sharma, Chairman Chhattisgarh Tourism, Honorable Sri Suman Bella, Additional Secretary and Director General Tourism, Government of India, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Indian Association of the Tour Operators, Eastern Region, and people of Odisha, it is my privilege to extend a warm welcome to you all to the historic land of Lord Jagannath on this auspicious occasion of the 40th IATO Annual Convention, a celebration of India's tourism potential, and we are delighted that this milestone event is being hosted in Puri for the first time, and in Odisha for the third time. Friends, I would just like to run down my memories with IATO. I am a member of IATO since the day it started. In the year 2021, I had proposed that IATO should come for the third time to Odisha, and the then President Mr. Rajiv Mehra said, नहीं, दो बार हो चुका है, फिर तीसरा बार क्या करेंगे? I told him, sir, Puri में बहुत कुछ development हो गया है. Puri looks much beautiful than ever, and we can assure you that Puri will give your delegates a big feeling and a great feeling, and all can have darshan of Lord Jagannath. He said, मानती कोई होटल नहीं है, बैंक्वेट हॉल नहीं है जो 1000 आदमी को बैठा सकता है. I said, सर बन जाएगा. तो कौन बनाएगा? मैंने कहा मैं बना दूंगा सर. That was in 2021. With the blessings of Lord Jagannath, उसके बाद से इस होटल का काम शुरू हुआ सर, एंड भगवान के आशीर्वाद से आज आप लोग यहीं बैठे हैं. इट इज़ अ ग्रेट प्राइड फॉर द होटल इंडस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड फॉर ओडिशा टूरिज्म दैट हैज सपोर्टेड अस immensely in fast implementation of this project. Friends, Odisha, as you are aware, is a land that needs no introduction. It is a state where history, culture, spirituality and nature blend seamlessly. From the world famous Jagannath temple in Puri and the architectural marvels of Konark Sun Temple to the ancient caves of Khandagiri and Udayagiri, from the pristine Chilka Lake, Asia's largest brackish water lagoon, to the wildlife treasures of Simlipal, Bhitarkanika,
Odisha offers unparalleled diversity of attractions. Odisha is also home to vibrant culture, dance, craft, world-renowned Odissi dance, the exquisite Patachitra paintings, silver filigree of Kathak, and so much. Truly, Odisha is a hidden gem waiting to shine brighter on the global tourism map with assistance, help, and support of IATO members. The convention is particularly special for Odisha. IATO had its earlier convention in Odisha in 2008 when there were only 600 to 700 members. In 2017, IATO had its convention when the membership had increased to 900 to 1000. But today, I can say proudly that IATO has grown and has a membership of almost 2000 members from across the country. Odisha has the honor of hosting all of you, and we are confident the 40th convention will set new benchmarks and open fresh avenues for collaboration and growth. Friends, all respected, esteemed members of IATO, we want to see Odisha in the website of each one of you who are here today to see Odisha, explore Odisha, and we want you to promote Odisha through your websites. With world-class infrastructure today being developed, improved air connectivity, when sir, in 2008 and 2017 we were having less than 30 flights a day. Today we have more than 62 flights arriving per day in Bhubaneswar, sir. The government, under the dynamic leadership of our Chief Minister and under the direct supervision and guidance of our Deputy Chief Minister, Srimati Prabhati Badera, Odisha has taken proactive measures to boost tourism. In this special occasion, I must thank the State Tourism Department, which has proactively supported the convention, and we are extremely grateful to you, Mr. Balwant Singh, Mrs. Mansi Nimbal, and Srimati Prabhati Badera for supporting IATO in such a way that they were expecting 600-700 members, but I think there are more than 1,200 members who have come today, and all the hotels in Puri are sold out. It's a matter of pride, not only for IATO, for the Odisha chapter, for the eastern region, that this convention has exceeded our expectations. What is required to promote Odisha is a more aggressive marketing campaigns showcasing Odisha as a year-round destination. A new tourism policy which we are awaiting, and that will attract more investments to the state. Develop niche markets, ecotourism, cruise tourism, heritage walks, adventure sports, and MyStory. On this occasion, I want to bring to the Honorable Minister, Union Minister's notice, especially we are handicapped when we talk about ecotourism. All the prime areas of Odisha, in Bhitarkanika, Satkosia Gorge, whether it is Simlipal, anywhere, all the land is called forest land. And once it is forest land, I think tourism is the only industry which is harmless and free of pollution, free of anything, and we are not able to develop our tourism infrastructure in those beautiful places. What we want is forest clearance, CRZ clearance. All these things are bottlenecks which are slowing down the progress of Odisha. So it is my honor, and we will meet Honorable Union Minister later on with a memorandum to ensure that we get forest clearances fast.
We get CRZ clearances fast. We get clearances. To build a hotel, we have to have 32 clearances. It takes, we have got a policy, industrial policy says you have to complete the hotel project in 3 years' time. It is taking us years to get clearances. So it's to come over all these things, we will require the help of the union minister, as these are central government subject matters. But friends, while Odisha has immense potential, we also have high expectations from this convention. We look forward to the collective wisdom, ideas and partnerships that will emerge during the panel discussions in the convention. The presence of tour operators, trade professionals, the policymakers gives us a unique opportunity to interact with each other and reimagine the place, Odisha's tourism potential, landscape of India, and what we can achieve. Sir, today Thailand is selling well, rest of Southeast Asian countries are selling well. But Odisha is one state that has got beaches, mountains, temples, largest lake of India. In spite of having all these things, we need to come up fast, and we need the central government's help for all these clearances, which will help us in creating a faster hotel industry infrastructure. And we already had a meeting with the State Tourism Department, and we need at least 5,000 rooms more in next 2 to 3 years. And how fast we can do it, we will need the blessings of the Union Tourism Minister and his collaboration with other union ministries to help us get all these clearances. Sir, you are fully aware, and I think more aware than any of us, that tourism alone can fight terrorism and is the answer to Trump's tariff regime. Tourism will not be affected with this tariff. The other day when we were having the press conference, somebody asked, आपका तो खाली बीच है, क्या कर सकते हैं आप? अरे भाई, हमारा तो खाली बीच है, गोवा में भी तो खाली बीच है, तिरुपति में भी तो खाली मंदिर है, and Puri is a combination of Goa and Tirupati. So we have more opportunities in Puri than Tirupati or Goa alone. You can combine the Madhya Pradesh ka wildlife, you can combine most of the things which other states have. Odisha has everything. We only need the willpower of political willpower to push tourism fast, so that our people in the tribal areas, our people in the forest declared areas get more employment. आप फॉरेस्ट डिक्लेयर करके बैठ जाते हैं, वो जगह पे जितने विलेजेस हैं उनको नौकरी कैसा मिलेगा, उनका लाइवलीहुड कैसा होगा, ये तो आपको सोचना चाहिए. देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल विल टू गेट दीज क्लियरेंसेस एंड हेल्प अस इन बिल्डिंग ओडिशा टू बी a leading tourism state in the country. Thank you, Honorable Sir. Thank you, sir, for your welcome remarks and also presenting the voice of the Odisha tourism. Moving on, ladies and gentlemen, we now have an address of a significant importance, but also presents the vision, the priorities and the aspirations of the Indian inbound tourism sector. Amidst your applause, I invite the President of IOTO, Shri Ravi Gusain, the voice of India's tour operators and a very tireless advocate for strengthening our country's position on the global tourism map. Please join me as I request and invite him for his presidential address. आयाटो के परम मित्र श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, श्रीमती प्रावती पारिदा जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, श्री नीरू शर्मा जी, चेयरमैन छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, मिस्टर सुमन बिल्ला, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री बलवंत सिंह जी, कमिश्नर कम सेक्रेटरी टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा,
Srimati Mansi Nimble, Director Tourism, Government of Odisha, my colleague in IATO, Sanjay Razdan, our Vice President, Convention Chairman, Mr. Rajneesh Kayastha, Mr. Sunil Mishra, Mr. Vinay Tyagi, Mr. Gagan, Mr. Monty, and our great leader, I can say, or Mr. Mehraji. My friends, stakeholders of tourism across India, members of media, ladies and gentlemen, Namaskar and good evening to everyone. मुम समस्तनु को मोरा अभिनंदन और हृदयारू स्वागत जानुची। पुरीरा पवित्र भूमि रे 40तमा आयटो वार्षिका सम्मेलन रे समस्तानु को स्वागत। It is a moment of immense pride and honor for us to gather here in the historic city of Puri for 40th AIATO Annual Convention. We are indeed privileged to have this convention and honorable presence of Mr. Gajen Singh Shekhawat ji, Minister of Tourism, Government of India and Culture. I would also like to place on record our sincere thanks to Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, for his blessings, and our deep gratitude to Srimati Pravati Parida ji, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, for her constant guidance and support in making this IATO Annual Convention a reality in this magnificent platform. मैडम मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग आपसे 3 बार मिले आकर के और हर बार आपने बड़े प्रेम से सभ्य दिया और आपका सहयोग इस कन्वेंशन को पूरा करने में हमेशा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के लिए जोर से ताली होनी चाहिए। Thank you very much. We truly value the presence of invaluable support of Shri Balwant Singh ji, Commissioner cum Secretary Tourism, Government of Odisha, and his team in Odisha Tourism Department for their tireless effort and seamless coordination to make this convention a success. We also extend our heartfelt thanks to Ministry of Tourism and Government of India for their continuous encouragement and support to IATO. The presence of Sri Suman Birla, Additional Secretary and Director General, Ministry of Tourism, here today further reaffirms the government's vision to strengthen and expand India's position on the global tourism map. We all know that Mr. Suman Birla is the greatest friend of tourism industry, and he is always available and present to IATO and listen to us. He needs a big applause from the. We would also like to express our sincere gratitude to all participating states for their active involvement and contribution. Your partnership adds depth and diversity of this convention. At this moment, we must acknowledge our Honorable Prime Minister Modi ji for his visionary leadership in positioning India as a global spiritual hub. His relentless focus on promoting heritage, culture and spiritual tourism has opened up new horizons for states, destinations and unique experiences, which makes incredible India an unparalleled attraction for global travelers. Honorable dignitaries, the theme of this year's convention is Resonate Inbound at 2030, which reflects our collective vision to revive, redefine and exponentially grow inbound tourism to India in next 5 years. Our vision emphasizes sustainable tourism practices, digital transformation and innovation, diversified source markets, enhance visitor experiences. Together we aim to bring India as a vibrant, safe, sustainable and welcoming destination for discerning travelers across the globe. We are grateful to the government of Odisha for giving us this wonderful opportunity to showcase immense tourism potential of this incredible state, from its rich heritage, vibrant culture and spiritual trails to charms of Lake Chirika and unique tribal and rural tourism experiences. Odisha has been a front runner in ecotourism, responsible tourism, connectivity development and policy innovations. Your vision combined with strategic investments help elevate the state's positioning on both the national and the global tourism landscape. To further highlight Odisha's treasure, we have designed 8 exclusive post-convention tours for different regions of Odisha. There will be around 250 delegates who will be exploring Odisha and bringing the Odisha's best kept secrets to the world. So I am hopeful that based on our past experience that there will be tourists in 1 or 2 years and all the destinations will no more be a best kept secret.
Your progressive tourism policy, madam, is a major catalyst for attracting investment, boosting the employment opportunities, and ensuring much needed last mile connectivity, making Odisha a model for tourism development in India. We have seen lots of hotels came up in Puri, which is a live example of your policies. IATO takes great pride in its valued membership and its role as a strong policy advocate for Indian tourism industry. Together with the Ministry of Tourism, Government of India, State Government, we continue to focus on responsible and sustainable tourism while driving inclusive growth for communities and stakeholders alike. To further accelerate India's own tourism, our tour operators seek continued policy support across key ministries and agencies including Ministry of Finance, Ministry of Culture, Home Affairs, Ministry of Health, Family Welfare, Ministry of External Affairs, Civil Aviation and Niti Aayog. We sincerely thank these institutions for their sustained backing and collaborative approach towards building a strong foundation for India's tourism revival. This 40th annual IATO Annual Convention is not just a celebration of IATO's journey, it is the beginning of renewed roadmap of tourism growth. The insight, strategies, collaboration that emerge from this platform will shape the future of Odisha tourism, Incredible India and our collective positioning on the global stage. Together, let us reaffirm our commitment to revive, innovate and lead India's inbound to a brighter, more sustainable and prosperous future. दोस्तों, हम सब मिलकर भारत के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करेंगे। आइए एक साथ बढ़े, एक नई सोच, नए विजन और नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हुसैन। और एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रित करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी और whose deep insights on policy, strategy and sustainable development are guiding this industry. Good evening to all of you. Honorable Minister for Tourism and Culture, Sri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Deputy Chief Minister of the State of Odisha, Madam Prabhati Parida, IATO President Mr. Ravi Gosain, Mr. Neelu Sharma, Mr. Rajneesh Kayastha, Mr. Sanjay Razdan, Mr. Rajiv Mehra, Mr. Sunil Mishra, Mr. Gagan Sarangi, Mr. Deepak Bhatnagar, Mr. J.K. Mohanty, my senior colleague Mr. Ajay Jain, Mr. Balwant Singh, Mr. Nimbal, and their Jyoti Pandey, Mr. Subhash Goyal, ladies and gentlemen. It's good to be amongst friends, and I think we all meet in very challenging times, and we are also meeting here to discuss a very challenging theme, which is on rejuvenating inbound tourism into India. If we look at the broad growth trajectory that India's tourism sector is taking, there is no doubt that we are on robust footing, and it's only a matter of time before it explodes into exponential growth. And if we look at how that trajectory is shaping, our domestic demand has increased significantly. Our business inbound has picked up significantly, but our leisure inbound has over the numbers. Outbound tourism, we send out about 28 million people. And in inbound, we receive about 20 million people. And the total amount of earnings that we're getting out of inbound is shared less than 3 lakh crores as foreign exchange earnings is what the tourism sector generates for this country. But when we counterpose it with the outbound that is there, and the RBI says that the amount of money that is spent outside the country is to the tune of $17 billion. But that is only the formal economy, where transactions are happening on credit cards and through bank transfers, etc. So my sense is if we actually put the informal economy to it, that's going to add another 10 million to it. So what does it mean?
it means that on the one hand, through our inbound, we earn about 3 lakh crores of foreign exchange in rupees. And on the other hand, if when our outbound grows, we are also spending almost an equal amount of money, maybe about 20-30% short of the amount of money that we are earning. And the outbound is rising faster than the inbound for us, and that should be a source of great worry. And the reason why that is happening is that there is a big mismatch between demand and supply. Supply is simply not keeping pace with demand, and the domestic demand is elbowing out international, and business is anyway not price sensitive, so they are traveling. So I think inbound leisure, we have some serious work to do, and this is something that we need to sort of look at. One of the challenges that we face is that several of the stakeholders are smug because they think the number of the kind of room rentals that they are getting, and the existing stakeholders seem to be doing reasonably well, except those who are in the inbound business. But the challenge that we have is that it is very easy to walk out of the door. It is going to be 10 times more difficult for us to walk back into that room again, because once you exit in your inbound market, it's going to be very, very challenging, and you need to put in many more efforts to be able to come back. So I think we need to get over this smugness, and we need to work together strategically. We need to look at where we are now. Let's look at what is the trajectory we have taken to reach where we are today, and how can we map our growth path into the future. And we live in a world today which is very uncertain, and we live in a world where tariffs are being imposed almost whimsically. And tourism is one sector where you do not have to offshore any jobs, and tourism is one sector where none of your earnings can be taxed at borders as tariffs. And which is why I think if you have to withstand and build resilience into the economy in a tariff-ridden world, it is very essential for us to improve the tourism sector as a bulwark to raise jobs, to create jobs, as well as to ensure that we build strength into our economy. The other challenge that we have is that the traditional model of tour operators is also coming under intense stress. Because today, tourism industry is getting more and more commoditized. The more and more commoditized it gets, the easier it is to be sold online. And therefore, for physical brick and mortar tour operators, the space is shrinking. And I think that is something which forces us to reinvent ourselves, to see as to how we can stay relevant in a market that is fast commoditizing itself. How can we curate? How can we create new products? How can we customize products for tourism, for tourists around the world? How can we look at using social media for marketing, for outreach, for the specific kind of things that we do? Because we have to carve a niche which is outside of commoditization. And I think in doing so, we will be able to stay relevant, and we will also be able to serve a demography that is fast changing in its consumer needs. So I think over the next today and tomorrow, we have a lot of work ahead. I think we all need to work strategically together to see as to what is the growth path that we want, and how do we connect the dots, and how can we work together as the government and as the industry to take India on an optimum growth path and to make tourism an engine for economic growth and industry. Government and industry are not separate. Government and industry do not sit on the opposite sides of the table. All of us have one function, one purpose, and I think the idea is that how do we converge our forces to see as to how we can make India, tourism, deliver for India in the best manner that it can. I thank you all for a patient hearing. Jai Jagannath, Jai Hind. Thank you very much, sir, for your guidance and giving a lot of food for thought and deliberations in our coming sessions as we come together towards promoting tourism and making it as an engine of India's economic growth. That is fast emerging as an example of experiential tourism, Chhattisgarh, which is known for its rich tribal heritage, natural beauty, cultural diversity, and a state which is carving its own destiny on India's tourism map. We have the distinct honor of having Shri Neelu Sharma, the chairman of Chhattisgarh Tourism Board, whom I would like to now invite to kindly address this august gathering.
आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस पावन धरा में मैं सबसे पहले IATO आयोजन टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस गरिमामय आयोजन में आमंत्रित किया। इस IATO कन्वेंशन में मंच पे पधारे माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उड़ीसा प्रदेश की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रवती परिदा जी, साथ ही उड़ीसा शासन के उपस्थित प्रमुख सचिव पर्यटन श्री बलवंत सिंह जी, IATO के अध्यक्ष श्री रवि गोसेन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं आप सभी का हृदय से इस आयोजन में पधारने के लिए IATO की टीम की ओर से हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। मैं प्रभु श्री राम की माता कौशल्या धाम से हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मैं आप सभी का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पूर्वी भारत के इस पर्यटन पर आधारित आयोजन में सम्मिलित होकर छत्तीसगढ़ की पर्यटन खूबियों एवं संभावनाओं को साझा करने का अवसर हमें मिला है। यह हर्ष का विषय है कि यह आयोजन भारत के समस्त प्रदेशों के पर्यटन खूबियों को एक दूसरे के प्रदेशों से साझा करने तथा अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। प्रतिवर्ष अलग अलग प्रदेशों में यह आयोजन किया जाता है। साथ ही यह पर्यटन क्षेत्र को उच्च शिखर पर ले जाने नए नए अवधारणाओं के लिए यह प्लेटफॉर्म अत्यंत उपयोगी है। छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना तब स्थिति यह भी थी कि लोग इसे जानते नहीं थे, यह अनटच स्टेट हुआ करता था। किंतु राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने कई स्तरों पर विकास के जो कार्य किए उससे राज्य की एक विशिष्ट छवि उभरी है। बाकी क्षेत्रों के अलावा जब पर्यटन की बात आती है तो हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन प्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं और प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों से परिपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धाराओं के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। देश के ऐसे बहुत कम राज्य हैं जो प्रकृति के द्वारा उपकृत होते हैं। हमारे राज्य में 44% जो है वह वन है। वन्य जीव अभ्यारण्य, हिल स्टेशन, जलाशय, गुफाएं, धार्मिक स्थल, रॉक पेंटिंग्स, आप जिस भी आकर्षण के बारे में सोचेंगे वह छत्तीसगढ़ में मिलेगा और स्थल की एक अनोखी कहानी भी जो है वो सुनने मिलेगी। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। वर्तमान उद्योग नीति 2024 और 30 में पर्यटन को शामिल किया गया है। अब पर्यटन में निजी निवेश के भी मार्ग भी खुल गए हैं। छत्तीसगढ़ नई पर्यटन नीति पर काम कर रहा है। शीघ्र इसे जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कैबिनेट में होम स्टे की पॉलिसी को भी मंजूरी दिया गया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के डोमेस्टिक टूरिज्म के विजन को लेकर हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से हर प्रदेश में उनके सपनों को साकार करते हुए उन योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। हमारे राज्य में भी भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय से भी पर्यटन के विकास एवं प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमने अनेक परियोजनाएं तथा पर्यटन स्थल केंद्रीय सहायता से विकसित किए हैं। इन परियोजनाओं की प्रदेश के साथ साथ देश में काफी तारीफ हुई है एवं पर्यटकों के द्वारा इसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है।
स्वदेश दर्शन में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, इसके अंतर्गत हमने अपने प्रदेश के 8 जिलों के 13 स्थानों में पर्यटक सुविधाएं विकसित किया गया है। हमारा एक खूबसूरत गंगरेल, जिसे हम छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहते हैं, उसको विकसित किया और लॉग हट्स को इस 2023 में स्वदेश दर्शन योजना के बेस्ट लॉग हट्स का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। प्रसाद योजना जो हमारे डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी में, जिसका विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, श्रद्धालुओं के लिए डोंगरगढ़ की जो 3 पहाड़ियां हैं उसके बीच में श्री यंत्र के आकार में पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, पर्यटक सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत भोरमदेव कॉरिडोर का विकास वहां जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उत्कृष्ट कॉरिडोर निर्माण हेतु जल्द ही वहां कार्य प्रारंभ होगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की सब स्कीम के अंतर्गत हम मयाली बगीचा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इको टूरिज्म को विकसित हेतु वहां पर स्वीकृति मिली है। यहाँ भी पर्यटकों के लिए पर्यटक सुविधाएं जल्द ही कार्य जो है वो पूर्ण किया जा रहा है। नया रायपुर में फिल्म सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर के विकास की भी जो है वहां पर काम जो है वो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ का हमारा जो बस्तर, जो बहुत ही खूबसूरत है, चित्रकूट, भोरमदेव, सिरपुर, रतनपुर, मैनपाट, राजिम, मल्हार आदि स्थलों को केंद्रीय सहायता से विकसित किया गया है। इन स्थलों को केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र की सहायता से राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। विगत वर्ष इस इंस्टीट्यूट से छात्रों को 100% प्लेसमेंट उनका हुआ है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के डुडमाराज गांव को एडवेंचर कैटेगरी में एवं चित्रकूट ग्राम को कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्राप्त हुआ है। डुडमाराज गांव को UN बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में चयनित भी किया गया है। आने वाले समय में राज्य में हमारे शक्तिपीठ स्थलों को लेते हुए एक सर्किट बनाने की योजना है। साथ ही बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इन विकास कार्यों से और पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार से अब छत्तीसगढ़ में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में टूर ऑपरेटर निरंतर उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ कार्य करने हेतु रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ टूरिज्म को और अधिक ऊंचाइयों में ले जाने में हमारे सभी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सहायक रहेंगे। मैं यहाँ विभिन्न प्रदेशों से आए टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, एजेंसियों से आग्रह करता हूँ कि वे भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ कार्य करने रजिस्टर्ड हुए। हमारे द्वारा विशेष इंसेंटिव एवं अन्य सुविधाएं आप लोगों के लिए रखा गया है। मैं उपस्थित सभी जनों को छत्तीसगढ़ में भ्रमण के लिए आमंत्रित करता हूं एवं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, यहाँ की हरियाली, यहाँ की संस्कृति, खान पान एवं विशेष रूप से हमारा आतिथ्य सत्कार आपको काफी पसंद आएगा। और मैं आग्रह करता हूं कि आगामी समय में IATO का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी किए जाने की योजना बनाई जाए। हमारी टीम हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। धन्यवाद। आओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए और साथ साथ सभी को छत्तीस A very special segment of the evening, the presentation of the IOTO Hall of Fame Award 2024. This is the award which is presented to an individual
for his exceptional contribution to the tourism and hospitality industry. Past recipients include industry leaders, government officials, and entrepreneurs who have shaped the sector over the years. And this year, ladies and gentlemen, IOTO proudly presents the IOTO Hall of Fame Award 2024 to Shri Pranab Sarkar. Please join me as we invite Shri Pranab Sarkar to accept this award. Would like to request our Honourable Minister, sir, and the dignitaries on the dais to please honour him with this award. Shri Pranab Sarkar, from the first batch of tourism studies at the Delhi University, began his career with Mercury Travels in 1975. Ladies and gentlemen, can we give him a standing ovation as he is presenting this award? He was setting up the tour department at the International Flight House in 1954. He's been associated with IOTO since 2001. He served as a treasurer, secretary, vice president, and then the president of 2 consecutive years, 2016 and 21. His leadership, ladies and gentlemen, brought key industry reforms, reducing service tax and GST, and advocating for the e-visas and ensuring essential access to monuments during demonetization. IOTO very proudly presents this award to him. Shri Shekhawat ji, एक दूरदर्शी नेता, अनुभवी सांसद जो 2014 से जोधपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जून 2 धन्यवाद। Ladies and gentlemen, the Honourable Minister, sir, has a flight to take, but we thank him immensely for giving us. I have to consider few words from me also. So I would like to thank everyone. And before that, I address this to Srimati Pravati Paridhaji, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Odisha, respected Sri Suman Sri Neeru Sharwani, Mr. Balwanji, Ravi Gosai, Sanjay Rajnath, Mr. J.K. Mohanty, Viren Tyagi, Rajneesh Kachta ji, and बाकी सभी स्टेज पर उपस्थित लोगों, ladies and gentlemen, and media of course, I am honored and humbled to receive this prestigious tourism award today. It is a great moment of my life, and I am incredibly grateful to the entire tourism industry and IOTO. First and foremost, I want to thank IOTO Executive Committee to consider the recognizing my work during my tenure with IOTO since 2002. This award could not be possible as personal achievement without the cooperation and collective efforts and support of the Executive Committee and administrative team throughout my journey. I would like to dedicate this achievement first to my mother, who was my guiding force, taught me ethics, truthfulness, and to remain humble. I owe a great deal of gratitude to my first teacher of tourism operations, Mr. Badrinath, with whom I did my internship at American Express in 1974. I would like to thank Mr. Deepak Sengupta, who was the first one to invite me to join IOTO as executive member in 2003. I am grateful to my mentors, Mr. Ram Kohli, Sri Okiya, and of course Dr. Subhash Goyal, who have provided invaluable guidance and encouragement for my journey. I would also want to express my sincere appreciation to my business partners and directors in my company, Mr. Hariharan, Mr. Pathwan,
and Mr. Badal with their wholehearted support, I could deliver to the association. I also express my sincere thanks to my family and friends for their love and support and belief in my abilities, which have been my greatest strength. Thank you once again for this incredible honor and appreciate a lot from the bottom of my heart. Jai Jagannath, Jai Hind. Thank you very much. Thank you very much, sir. And we wish you thank you very much. और जगन्नाथ जी की कृपा आप इंशाअल्लाह बनी रहे और आप देख सकते हैं विशेष स्मृति चिन्ह शुभकामनाओं के साथ किया जा रहा है। अब निवेदन है श्री रामनाथ चतुर्थी है और इसी का प्रतीक यहाँ पर किया जा रहा है। रजनीश कैसा जी से निवेदन है हमारे सीनियर वाइस एक विशेष घोषणा Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Parida ji, Shri Neeru Sharma ji, Chairman Chhattisgarh Board, Shri Suman Mira ji, Mr. Ravi, office leaders of IOTO, and all the delegates present here. Friends, it is my privilege to announce that 41st IOTO Annual Convention will be held in the city of Visakhapatnam in Andhra Pradesh in 2026. So, ladies and gentlemen, on behalf of the Government of Andhra Pradesh, on behalf of our Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu ji, and on behalf of the Department of Tourism, I would like to extend a hearty welcome to all the delegates here to please visit the city of destiny, beautiful city of Visakhapatnam in August, September 2026 and enjoy the tradition and the hospitality. Another request is for the next 1 year to Ravi ji and all the delegates, please be the brand ambassador of Andhra Pradesh for the next 1 year, promote Andhra Pradesh tourism and then enjoy the hospitality of Andhra Pradesh. Thank you. आप सबका हृदय से आमंत्रण करता हूँ कि मिलेंगे विशाखापट्टनम में 2026 में। थैंक यू। तुम्हारा अगला डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रहेगा 2026 में। बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। श्री गजेंद्र सिंह जी, शेखावत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, श्रीमती प्रगति Parida, Honorable Chief Minister of Odisha, and also the Tourism Minister of Odisha. Shri Neera Sharma ji, Chairman Chhattisgarh Tourism Board, Shri Suman Mira ji, Secretary Minister of Tourism, Government of India, Shri Balwant Singh ji, Commissioner of Secretary Government of Odisha, Shrimati Mansi Nirmal ji, Director Government of Odisha, Shri Ravi Gosai, President IATO, Shri Satya Anand, Vice President IATO, Shri Sunil Mishra, Secretary IATO, Shri J.B. Mohanty, IATO Regional Head, stakeholders of tourism, and from Australia, member of media, ladies and gentlemen. IATO is delighted to welcome you all at its 40th annual convention at the Speech of City of Puri, Odisha. Thank you for your presence. We are overwhelmed at the August Festival, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India. He has been always supported IATO in all the endeavors to promote tourism in India. We are also really grateful to Srimati Parvati Parida ji, Honorable DG Minister of Odisha, as her guidance and leadership on the period of 40th annual convention at Puri. We acknowledge the august presence of Shri Neeru Sharma ji, Chairman Chhattisgarh Tourism Board. A state that is pursuing smart in tourism management. We thank you, Shri Balwant Singh ji, Commissioner Secretary, Government of Odisha, Shri Mansi Nirmal ji, Director Tourism, Government of Odisha, who were the immense have been giving shape to this convention.
Shri Divyajanji, who is the DM of Puri. We acknowledge the response from our participating states, eminent speakers, members, stakeholders of tourism, members of media, who have been very motivating and their intellectual input and their crafted business sessions and presentations of the states will be add value to our team, the Rejuvenate Bound at 2030. Synergizing with the outside marketing roadmap of post-tools to create the conventions. We are confident that this convention will change the fertile minds of stakeholders as we divide right towards the growth of tourism with viable and doable policies. Some will prevent it, some of them will lead, somewhat we have pursued for our industry and for our very membership. Thank you for having a beautiful convention. Jai Jagannath, Jai Uttal, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ हमारा उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। जैसे माननीय मंत्री ने कहा, अनेक संभावनाओं को टोलते हुए
They want to felicitate. Madam want to. आपका तो बहुत बहुत राजस्थान में है।